नमस्कार साथियों, मैं मनीष माल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न नेशन में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये एप्लीकेशन पे आप सभी जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो बिहार वासी है, उन लोगों के लिए जो सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का जो बिल्कुल अलग कंटेंट है, वो अलग कंटेंट आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। इस कंटेंट का मजा लीजिए, आनंद लीजिए और बहुत बेहतरीन तरीके से सामाजिक विज्ञान के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझिए। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। पूरी इकोनॉमी के बारे में बताया गया है, इकोनॉमी क्या होती है, कैसे होती है, और हमारा इंडिया का अर्थव्यवस्था को लेकर के, अर्थशास्त्र को लेकर के क्या इतिहास रहा है, क्या हिस्ट्री रहा है, वो सारा हम इस चैप्टर में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या जानना है, तो हम अर्थव्यवस्था का अर्थ जानेंगे कि अर्थव्यवस्था एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, काफी लोग इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं पता होता। हम अर्थव्यवस्था पर बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं पर अर्थव्यवस्था का मतलब नहीं पता होता। तो आज हम वही जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसका क्या महत्व, क्या इंपोर्टेंस हमारे जीवन में या हमें समाज में देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, जो अर्थव्यवस्था का विकास हमें आज देखने को मिलता है वो क्या शुरुआत से रहा है, वो भी हम जानेंगे। बिहार के विकास की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चर्चा ही इसीलिए स्पेशल वीडियोस में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में ये थोड़ा सा कंटेंट अलग है। तो बिहार के विकास की स्थिति कैसे है, बिहार ने कैसे विकास की रफ्तार पकड़ी है या अभी भी धीमी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो बिहार, उड़ीसा, जो पूर्वी राज्य हैं उनमें विकास की गति थोड़ी सी धीमी है। ठीक है, तो वो चिंतन का विषय है और वो कैसे दूर करी जा सकती है वो भी अपन इन लेक्चर्स में जानेंगे। मूलभूत आवश्यकता एवं विकास का संबंध, अब लोगों को मूलभूत आवश्यकता उनकी पूरी हो पाती है या नहीं हो पाती है, और ये मूलभूत आवश्यकताएं क्या है ये भी अपन लोग जानेंगे। ये था चैप्टर फ्लो। बट एक्चुअल में आज के इस लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक बुक है और यहाँ पे जो प्लांट है वो प्लांट क्या है, हमारा दिमाग है। ठीक है, तो दिमाग को है ना आप ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया इनसे दूर रखा करो। इन पे भी देखो ना, अच्छी चीजें ही देखा करो। ठीक है, जैसे कि हमारे चैनल को फॉलो कर लो। ठीक है, तो अच्छी चीजें देखो। आप दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव चीजें डालो, अच्छी चीजें डालो, और पॉजिटिव चीजें जो आएंगी ना वो किताब से आएंगी। तो किताबें पढ़ो और जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो भी आपके दिमाग में जाएगा, तो भी क्या है, दिमाग बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगा, बहुत अच्छा दिमाग आपका बनेगा। और अब भी आप लोग क्या हो, टीनेज एज पे हो, छोटी एज पे हो, तो जैसा आप दिमाग को बनाओगे ना, जो प्रोडक्ट आप दिमाग के इनपुट डालोगे वैसा ही वो आउटपुट निकल करके आएगा। अगर आप गलत सामान उसमें डालोगे तो वो गलत ही जवाब देगा, और अच्छे सामान डालोगे तो अच्छा। तो अच्छा सामान में बुक ही हमारे पास होती है। लेक्चर फ्लो में अर्थव्यवस्था का परिचय देंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा ये क्या होता है, और अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती है वो। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हमें देखने को मिलेंगे जो YouTube पर हमारी क्लासेस चल रही है, जो NCERT किताब है उसके अनुसार आपको काफी कुछ बीच बीच में सिमिलर मिलेगा। ठीक है, बट कुछ जो काफी अलग है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का जान लेते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था की जब हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमिक की हम लोग बात करते हैं, ये भी हम आगे जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। पर सबसे पहले बात ये देखिए कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या मिलती है, आजादी मिलती है। ये 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिलती है, ये भारत के मतलब यहां से आप कह सकते हैं एक नया जन्म हुआ है, नई शुरुआत यहां से भारत की हुई है। हम 200 सालों तक क्या है, अंग्रेजों के गुलाम बनकर के रहे। ठीक है, उससे पहले भी डच हमारे देश में आते हैं, फ्रेंच हमारे देश में आते हैं, पता नहीं कितने कौन कौन से शासक हैं हमारे देश में आए, हमारे देश को लूटा और चले गए। ठीक है, तो फिर से हमारे क्या है, बिल्कुल नया जन्म होता है। जीरो से हमें शुरुआत करनी होती है, और जीरो से भी बहुत बुरी स्थिति हम लोगों की अंग्रेजों ने कर दी। तो 15 अगस्त 1947 को आजाद होने से पहले हमारी स्थिति क्या थी, आजाद होने से पहले जो हमारी स्थिति थी वो क्या थी, सोने की चिड़िया वाली स्थिति। आपने सुना तो होगा ही कि भारत को क्या है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये जो सोने की चिड़िया है इसका इस प्रकार से शोषण करा गया, इसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शोषण इस प्रकार से करा गया कि ये सोने की चिड़िया बिल्कुल और बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई। बहुत ही बुरी स्थिति सोने की चिड़िया की हो गई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 25 से 35% तक जीडीपी में योगदान हुआ करता था भारत का, अंग्रेजों के भारत आने से पहले
25 से 30% तक। आप 18वीं शताब्दी तक देखेंगे ना, 17वीं 18वीं शताब्दी तक 25 से 30% जो योगदान है वो भारत का हुआ करता था। परंतु जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गए 1947 में, जब वो भारत छोड़ करके गए तो सिर्फ और सिर्फ हमारा योगदान 2% रह गया। तो ये देखिएगा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारा शोषण करा है, इस प्रकार का आर्थिक शोषण करा है। देखिए, अंग्रेज भारत में आए, सिर्फ ये बात नहीं है कि उन्होंने सारे गलत काम करे, कुछ अच्छे काम भी करें, उन अच्छे कामों की एक अलग से चर्चा होगी। पर देखिए, शोषण उन्होंने इस प्रकार से करा कि बिल्कुल हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ही क्या है, खत्म कर दिया है। दादा भाई नेहरू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू एक किताब में एक बात लिखते हैं, ड्रेन टू वेल्थ, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन का मतलब क्या होता है, नाली जो होती है, और बहना मतलब, वेल्थ मतलब क्या है, जो हमारे धन दौलत थी ना, वो सब कुछ क्या क्या कर दिया, बहा दिया गया है। कहां बहा दिया गया है, इंडिया से, भारत से ले जाकर के उसे कहां ले जाया गया है, इंग्लैंड ले जाया गया। मतलब हमारा जो भी सब कुछ था ना, तो सब कुछ को इंग्लैंड भेज दिया गया है, और हमारी स्थिति क्या है, बहुत बुरी कर दी गई है। तो आप देखिएगा कि 15 अगस्त को जब हमें आजादी मिल रही है तो हम सिर्फ और सिर्फ 2% पे खड़े हैं, और जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो हम 25 से 35% पे खड़े थे, पर उनके जाते समय सिर्फ और सिर्फ 2% पे है। मतलब अब हमारी स्थिति बहुत बुरी है। आर्थिक स्थितियां तो बुरी है ही, राजनीतिक सामाजिक स्थितियां भी हमारी पूरी तरीके से बुरी हो चुकी थी। तो अब से भारत को क्या है, अगर नया मुकाम छूना है, अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है, तो कुछ ज्यादा एफर्ट्स भारत को लगाने पड़ेंगे। और फिर मुझे याद आती है 14-15 अगस्त को जो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी, ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी। ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी उनकी स्पीच का नाम था। उन्होंने जो भाषण दिया, और उस भाषण में वो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आज से मतलब 15 अगस्त 1947 से, आज से भारत को आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी है ना, वो अंग्रेजों की नहीं है, किसी डच फ्रेंच वालों की नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारे देश की है। और जब हम हमारी बात कर रहे हैं, हमारी में सिर्फ और सिर्फ हम सरकार की बात नहीं करते हैं, यहां पर एक एक जनता, एक एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो भारत को क्या करे, आगे लेकर के जाए। तो हर बार हम लोग कहते हैं ना, सरकार ये काम नहीं करी, तो सारे दोष सरकार पे नहीं जाने चाहिए, कुछ हमारी भी कमियां हैं, हमें भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो हमें क्या है, इस देश को जो आगे ले जाना है, इस देश को आगे ले जाने के लिए हम सभी को क्या है, योगदान देना होगा, ठीक है। तो एक आर्थिक रूप से भारत की स्थिति 1947 में यह थी कि 2% जीडीपी, मतलब पूरी तरीके से हमारा क्या है, काफी शोषण हो चुका था। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष एक चुनौती था। देखिए क्या बात कही गई, भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक, देखिए सामाजिक की जो परिवर्तन आप देखेंगे, हमारे देश में बहुत सी ऐसी कुप्रथाएं चलती आ रही थी। जाति प्रथा देखिएगा आप, सती प्रथा देखिएगा, महिलाओं के साथ भेदभाव आप देखिएगा, ठीक है ना। तो जो सामाजिक स्थितियां थी, उन सामाजिक स्थितियों को सुधार करके फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना। आर्थिक स्थिति, जैसे कि अभी लास्ट स्लाइड पे ही मैंने आप लोगों को समझाया है, जहां हमारी जीडीपी में योगदान 25 से 35% तक था पूरी दुनिया में, वो कहां पर पहुंच गया, वो सिर्फ और सिर्फ 2% पे पहुंच गया, वो सिर्फ और सिर्फ 2% पे पहुंच गया। तो फिर से हमें इस प्रकार की योजनाएं लानी पड़ेगी, इस प्रकार की पॉलिसीज लानी पड़ेगी आर्थिक, जो क्या कर सके, हमारे देश को फिर से यहां ले जा सके, ठीक है। राजनीतिक परिवर्तन हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अब राजा महाराजा वाला सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि 1950 में भारत का संविधान देश में लागू हो जाता है, और वो संविधान सबको एक साथ लेकर के चलता है और सबको समान अधिकार देता है, राजनीतिक व्यवस्था करता है उन सबको। तो अब हमारे पास एक नई राजनीतिक व्यवस्था होती है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है, वापस से, ठीक है, पूरा रिवोल्यूशन, पूरा चेंज कर करके, तो वो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार से बदलाव कर करके एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बनना, मतलब जो बिल्कुल टॉप पे खड़ी हो, जो बिल्कुल आगे खड़ी हो, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनना और उसको बनाना, ये हमारे नीति निर्धारकों का मतलब क्या है, जो उस समय पॉलिसी मेकर्स थे, जो लोग पॉलिसी बना रहे थे हम लोगों की, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे उस समय की जो सरकारें थी, उन पॉलिसी मेकर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस प्रकार से हम फिर से भारत का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, और किस प्रकार से जो ये स्थिति हुई है उसको फिर से इस स्थिति पे ला सकते हैं। ये एक बहुत 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 बड़ी चुनौती थी, और कहीं ना कहीं उस चुनौती का हम लोग आज भी सामना कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हुआ और आज भी कहता हूं कि हमने इन 75 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल करा है, भारत की सरकारों ने बहुत से काम करे हैं, पर आज भी जरूरत है, आज
भी बहुत से परिवर्तन और बहुत से सुधार करने की जरूरत है। अभी तक तो हमारा योगदान यहां तक तो पहुंचा ही नहीं है, बहुत दूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था का परिचय। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र का भाग है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं, फिर अर्थशास्त्र को भी थोड़ा सा ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था। तो अब अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाया। उपनिवेश का मतलब समझ लेते हैं तो फिर ये लाइन हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उपनिवेश का मतलब क्या होता है? जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। यहां पे क्या बात कही गई है, यहां से बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। जो एक मान लीजिए एक सुपीरियर कंट्री, जो समृद्ध देश है, ठीक है, जो समृद्ध देश है, वो जो सुपीरियर कंट्री है, वो क्या करे, किसी एक इंफीरियर कंट्री पे, मतलब कमजोर कंट्री पे क्या कर ले, अपना राज जमा ले। ठीक है, यहां पर सुपीरियर कंट्री की किसकी बात हो रही है? ब्रिटेन की बात हो रही है। वैसे अगर भारत की और ब्रिटेन की उस समय तुलना करा जाए तो भारत ही ज्यादा समृद्धशाली है। आप देख सकते हैं 25 से 35% तक की जीडीपी में योगदान आ रहा है। तो जो सुपीरियर कंट्री है, एक जो समृद्धशाली राष्ट्र है, वो क्या कर ले, किसी दूसरे कमजोर राष्ट्र पे को अपने अधीन कर ले, अपने अंडर में ले ले, और वहां पे जितने भी आर्थिक और व्यवसायिक जो निर्देशन होंगे, निर्देशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करना, कि आदेश देना, ये काम ऐसे होगा, तो उस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में कर लेना, वो जो है क्या कहलाता है? एक उपनिवेश कहलाता है। तो यहां पर क्या है, ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, इंडिया में अपना उपनिवेश कर लिया। और कितने वर्षों तक करा? कम, लगभग 200 वर्ष। ठीक है, 200 वर्ष तक हमें क्या है, गुलाम बना करके रखा। यहाँ पे इन गोरे लोगों को देख लो, ठीक है, इन्होंने काम तो ऐसे करेंगे इनके मुंह पे काली पोत दी जाए। ठीक है, पर अपन ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहां पे अब हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसको उपनिवेश 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने बना करके रखा। उन्होंने फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बना करके रखा था। देखिए, अब उन्होंने फूट डालो और शासन करो, ये बात तो आप इंडिया की हिस्ट्री में बहुत छोटे से थे, जब से आप ये चीज पढ़ते आ रहे हो कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। देखिए, पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने भी हमें नहीं बांटा, हम ऑलरेडी बटे हुए हैं। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है, उस समय भी ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो बहुत बुरी है, जो भेदभाव है वो बिल्कुल चरम सीमा पर रहा है। बटे हुए तो हम लोग खुद भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी उन्होंने और भी ज्यादा क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता हमारी शुरुआत से बहुत अच्छी रही थी, परंतु उसमें एक बहुत मुख्य तो उन्होंने फूट डाली और शासन करने का राज उन्होंने तरीका ढूंढ लिया। तो फूट डालो शासन उन्होंने करा और हमें दास बना करके रखा। प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता। अब क्या हुआ कि इन्होंने हमें दास बनाया, गुलाम बनाया, हम पे राज करा। राज क्या करा? हमारा शोषण करा है। राज करना भी छोड़िए, आप तो शोषण करा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करा है, हमारा शोषण करा है। जब हमारा शोषण करा तो अब भारत की जो स्थिति है वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा वो स्थिति खराब हो चुकी है। खराब स्थिति के कारण देखिए क्या क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है, जो एक इंसान जो पैसे कमा रहा है वो प्रति व्यक्ति आय वो स्थिर हो गई है, वो बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता। तो कृषि पे क्या हो, जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उसकी निर्भरता, लोग कृषि पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो दूसरे हमारे उद्योग थे जो वर्षों से चले आ रहे थे, उन उद्योगों को उन्होंने चौपट कर दिया। नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए थे, वो टेक्नोलॉजी का हमें पता ही नहीं है। तो हमारी जो कृषि पे जनसंख्या थी वो भी काफी निर्भर होने लगी। हस्तशिल्प जो उद्योग थे, जैसा कि मैंने कहा, काफी समय से जो हमारे उद्योग है वो चल रहे, उनका पतन हो गया, मतलब खत्म हो गए वो। उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया है, और शोषण भी बिल्कुल 100% वाला ही किया है। आर्थिक रूप से उन्होंने शोषण किया है। तो जो ब्रिटिशर्स है वो भारत आए ही आर्थिक फायदों के लिए था। ठीक है, क्योंकि भारत बहुत फेमस था पूरी दुनिया में मसालों के लिए, और यहां से मतलब बहुत कुछ ऐसा था जिससे कि ब्रिटिशर्स खूब पैसा कमा सकते थे। तो वो आए ही सोच रहे थे कि हमें आर्थिक शोषण करना है, पर आर्थिक शोषण के साथ साथ वो बहुत कुछ कर करके चले गए। ठीक है, अब जानते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। देखिए, अर्थव्यवस्था को समझने से पहले आप समझिए आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं को जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है,
आर्थिक क्रियाएं क्या है? हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब सीधा सा फंडा यह है कि जो भी काम हमेशा काम करे और जिससे हमें पैसा मिलता हो वो हमारी क्या है? आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे इसके लिए पैसे मिलेंगे, ये मेरे लिए क्या है? मेरी आर्थिक क्रिया है। ठीक है, आपके पापा मम्मी कहीं सर्विस कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं वो काम से उनको पैसा मिल रहा है, वो क्या है? इनकम है, तो वो क्या कहलाएंगे? आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया, मुझे पैसा मिला, ये आर्थिक क्रिया है। पर यही मैं अगर घर जाकर के मेरे भतीजा को, मेरे भतीजे को पढ़ाता हूं, मैं अपने घर पे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाता हूं, तो क्या होगा? मुझे पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बल्कि घर वाले 2 थप्पड़ और रख देंगे। ठीक है, दो थप्पड़ रखते थे, उस बात का हमें क्या करना है? ध्यान ही रखना है। तो आर्थिक क्रियाएं हम लोगों को करनी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्रियाएं भी 2 प्रकार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। क्रियाएं भी 2 प्रकार की, एक है आर्थिक और एक है गैर आर्थिक। दो प्रकार की क्रियाएं हैं, एक आर्थिक और एक गैर आर्थिक। आर्थिक में वो है जहां से आपको आय प्राप्त होती है, जहां से इनकम प्राप्त होती है, और यहां से आपको क्या है? इनकम प्राप्त नहीं होगी, आय नहीं होगी। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि आपको पढ़ा रहा हूं, पैसे मिल रहे हैं, पर घर पे जाके पढ़ाऊंगा नहीं मिलेंगे। अगर जैसे किसी की मदर है, वो रेस्टोरेंट में काम करती है, वो खाना बनाती है, तो जब वो रेस्टोरेंट में खाना बना रही है तो उनको पैसा मिलेगा, वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। पर वो घर पे आकर के खाना बनाएगी, वो उनके लिए क्या है? गैर आर्थिक क्रिया है, वो घर के लिए कर रही है। एक डॉक्टर है, दुनिया को देखता है, उनसे पैसे चार्ज करता है, वो उसके लिए आर्थिक क्रिया है। पर अगर घर में या उसके रिश्तेदार में कोई बीमार हो जाता है और वो उनसे पैसे नहीं लेता है, तो उनके लिए गैर आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। तो आर्थिक क्रिया का सिर्फ और सिर्फ इतना सा फंडा है कि जिनसे हमें आय प्राप्त होती हो वो क्या कहलाएंगी? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। तो अर्थव्यवस्था क्या है? देखो, अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं इंग्लिश में, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था क्या है? कैसा तंत्र? तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम, सिस्टम कह सकते हैं। और अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थ का यहां पे जो मतलब है ना, अर्थ का मतलब ही धन होता है। ठीक है, अर्थ का मतलब है धन, धन की व्यवस्था है। ठीक है, तो धन को कैसे मैनेजमेंट करना वो आता है यहाँ पर बोला गया एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम है। ढांचा बोलिए, स्ट्रक्चर बोलिए, सिस्टम बोलिए, एक ही बात है। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत प्रकार की, अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं आ रही है। और आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? जिनसे हम लोग आय कमाते हैं। तो भाई ऐसे बहुत सी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं जिनसे लोग क्या कर रहे हैं? अपनी आय कमा रहे हैं और अपना जो जीवन है उसका यापन कर रहे हैं। तो जैसे कि अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सब कुछ। यहां पे जैसे मैंने आपको दिखाया है कि 1 रुपए का सिक्का इसमें गुल्लक में डाला जा रहा है। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था 2 प्रमुख कार्य संपादित करती है। तो अब जो भी अर्थव्यवस्था है, जो भी इकोनॉमी, वो मुख्यतः 2 कार्य करेंगी। पहला, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। ठीक है, अब देखिए हम अर्थव्यवस्था में चर्चा कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था में इन्होंने बोला है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है? वो टी शर्ट्स बना रहा है। वो टी शर्ट जब बना रहा है तो वो टी शर्ट्स बना, वो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उस चीज की डिमांड है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सेवा दे रहा हूं, ठीक है, मैं सेवा दे रहा हूं, तो ये क्या है? क्यों दे रहा हूं? क्योंकि डिमांड है। तो हमेशा क्या होगा कि जो लोगों की आवश्यकताएं होंगी ना, जो लोगों की आवश्यकता है उसी के हिसाब से वस्तु और सेवाओं का क्या होता है? उत्पादन होता है। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता होगी वैसे वैसे ही क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हमेशा करा जाएगा। तो एक काम तो क्या होता है? लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। जैसे कि ये अंकल है, ये सबको जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, तो रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अब यहां पर एक बात देखिएगा कि जब उत्पादन हो रहा है, उत्पादन किसी भी वस्तु का हो रहा हो, वस्तु का हो चाहे सेवाओं का हो, ये उत्पादन है ना, ये उत्पादन कब बढ़ेगा? जब लोगों की मांग बढ़ेगी। उत्पादन कब बढ़ेगा? जब लोगों की मांग बढ़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना पीरियड के समय में आप देख सकते हैं हर चीज की डिमांड गिर गई थी। लोगों को किसी को ऐसा नहीं था कि लाओ मुझे तो अभी 2 ऑडी खरीदनी है, 2 फरारी गाड़ी खरीदनी, किसी को भी नहीं था। सबको किस चीज की डिमांड थी? सब किस चीज की मांग कर रहे थे कि भाई वैक्सीन मिल जाए, हमें पीपी किट मिल जाए, मास्क मिल जाए, ठीक है, हमें दवाई है वो मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, बेड्स मिल जाए हॉस्पिटल में। जो इन सब चीजों को क्या करा गया? उत्पादन ज्यादा करा गया। क्यों करा गया? क्योंकि मांग थी। तो उत्पादन जब होता है, उत्पादन जब होगा मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होने का मतलब क्या है? मतलब आप लोगों के पास क्या है? काम बहुत ज्यादा है। और जब काम बहुत ज्यादा है तो आप लोगों को क्या करेंगे? रोजगार देंगे।
आप लोगों को क्या करेंगे, रोजगार देंगे। मतलब ज्यादा उत्पादन होने का मतलब है आप ज्यादा रोजगार लोगों को देंगे। जब ज्यादा लोगों को रोजगार आप दे रहे हैं तो उससे लोगों का क्या होगा, आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी लोगों की, और जब इनकम बढ़ेगी तो उनका जो जीवन जीने का तरीका है वो सुधरेगा ही। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पहले दिन में 100 रुपए कमाता था, अब वो दिन के 1000 रुपए कमाता है, तो ऑफकोर्स ही बात है उसके जीवन जीने के तरीके में बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पे जब हम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं तो यहां पे ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि उससे रोजगार भी मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था दो काम करती है, एक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है और दूसरा रोजगार, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कराती है। अब बात आती है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। इसको समझ लेते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचे में है क्या। यहां पे सीधी सी सिंपल सी इतनी सी बात है कि जो लोग क्रियाएं कर रहे हैं ना, आप अलग अलग काम देखते हैं, लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैसा चाहिए, इनकम चाहिए। जैसे कि हमने देखा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी करना है तो इनकम हम लोगों को चाहिए, उसके लिए लोग काम करें। तो ये जो क्रियाएं कर रहे हैं, इन क्रियाओं को अलग अलग भागों में बांट देना, यही क्या होता है, संरचना होता है या ढांचा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी होता है। तो अगर हम बात करें तो कितने भागों में विभाजित करा गया है, प्राथमिक, 3 क्षेत्र हम लोग यहां पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, ओके, एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है फिर हमारा द्वितीयक क्षेत्र, और लास्ट है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है प्राइमरी सेक्टर, जहां पे सबसे पहले हर सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसके लिए ये आधार है, ये आधार है, और इसमें जो कुछ हमें मिल रहा है वो कहीं ना कहीं प्रकृति का उसमें योगदान है। तो इसलिए ये क्या है, प्रथम है, सबसे पहले है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि इसमें आप मान लीजिए कृषि है, इसमें आ जाएगा, पशुपालन है, वो भी इसमें आ जाएगा, वन का मान लीजिए जंगलों से हमें कुछ मिल रहा है वो इसमें आ जाएगा, मछली पालन है वो इसमें आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। द्वितीय क्षेत्र की तरफ बढ़े तो द्वितीय क्षेत्र में अब क्या होता है, यहां से प्राथमिक क्षेत्र से हम लोगों को क्या मिलता है, कच्चा माल मिलता है। प्राथमिक क्षेत्र से हम लोगों को क्या मिलता है, कच्चा माल मिलता है। अब वो कच्चा माल है ना, उस कच्चे माल को ऐसी वस्तु बनाना है जिससे कि लोग उसका इस्तेमाल कर सके। तो वो जो उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें कहां जाना पड़ता है, उसको ऐसी वस्तु बनाने के लिए द्वितीय क्षेत्र में जाना पड़ता है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, जैसे कि उद्योग, ठीक है। उद्योग भी 3-4 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आप बात करेंगे कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जो घरों में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। उसके अलावा लघु उद्योग, उसके लघु मतलब सबसे छोटे जो उद्योग हैं। उसके बाद मध्यम, जो थोड़े इनसे बड़े उद्योग है, और सबसे फिर बड़े जो उद्योग आते हैं वो, ठीक है। उद्योग आ जाएगा, निर्माण का काम है, किसी चीज को जैसे मकान बनाना है वो निर्माण का काम इसमें आ जाएगा। और गैस और बिजली वाला जो काम है, गैस व बिजली, ये वाले जो काम है ये किस में आ जाएंगे, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। तृतीय क्षेत्र में क्या है, तृतीय क्षेत्र में जो कुछ भी आती है वो सारी की सारी सेवाएं आती है। क्या आती है, सेवा आती है। यहां पर देखिए दोनों जगह वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, यहां पर भी कोई ना कोई वस्तु आएगी आपके पास, परंतु यहां पर क्या है, वस्तु नहीं है, सेवा है। जैसे कि आप बात करेंगे परिवहन की, ट्रांसपोर्टेशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों के लिए क्या है, सेवा है। आप जिस बस में बैठ करके जाएंगे वो बस ही नहीं खड़ी लेंगे, सिर्फ वो आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देगी, एक सामान को दूसरी जगह सामान से छोड़ देगी। परिवहन हो गया, संचार हो गया, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, ये भी सेवा है। बैंकिंग की बात कर लीजिए, बैंकिंग भी क्या है, सेवा है। टीचिंग की बात करेंगे, अगर पढ़ाना है तो वो भी सेवा है। ऐसे बहुत सी ही सेवाएं हैं, ठीक है। पर मुख्यतः जो उत्पादन में भूमिका निभाती है उन सेवाओं की बात हम लोगों को यहाँ पर करनी है। तो ये एक मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट बनवा दिया है, ये बेसिकली वैसा आप लोगों की बुक में भी बना हुआ है, ठीक है। ऐसे फ्लो चार्ट बनाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखेंगे और एक फ्लो चार्ट से कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा और बहुत प्यारी लगती है और बहुत बेहतरीन लगती है, और उसमें हमें ज्यादा नंबर मिलने की गुंजाइश होती है किसी दूसरे बच्चे की तुलना में। तो आप फ्लो चार्ट जरूर बनाना जीवन में हमेशा सीखें। अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। यही बात मैंने बताई कि जो विभिन्न उत्पादन क्षेत्र हैं, मतलब किसी ना किसी क्षेत्र में इंसान काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है वो काम करने वाले क्षेत्रों को हम लोग क्या कर दें, उनका विभाजन कर दे। तो हमने कितने में विभाजन करा है, 3 में करा है। एक प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा है तृतीय क्षेत्र,
ठीक है, तीसरा तृतीय। देखिए मेनली तीन यही है, वैसे आगे चतुर्थ और पंचम तक भी जाता है पर वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मेन यही है और कोर्स में भी आप लोगों के लिए इतना ही है। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा जाता है, मैंने तीन भाग ही आपको बताया। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। देखिए ऐसे तो प्राइमरी सेक्टर को भी हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं, कृषि क्षेत्र कह सकते हैं और आप औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो तीन है, ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये तीन भागों में इसको बांटा गया है। अब तीनों को हम एक एक करके जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय, मतलब ऐसे जो काम है ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का मतलब आप नाम में ढूंढिए, नाम में बहुत कुछ होता है। प्राथमिक का मतलब प्रथम, जो सबसे पहले हो, जो सबसे पहले हो वो प्रथम है। तो प्राथमिक क्षेत्र में वो सारी चीजें आएंगी जो प्रथम है। अब देखिए अगर कृषि ही नहीं करेंगे, अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा तो सारे बाकी आगे के सेक्टर सारे खराब हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं कर पाएगा। फिर तो कृषि आधार है, वो जरूरी है, वो होनी चाहिए, क्योंकि कृषि से ही तो खाना पीना आएगा, खाना पीना ही लोग वाग नहीं खाएंगे तो फिर वैसे मर जाएंगे। तो कृषि आधार है, पशुपालन, ये सारे वो क्षेत्र हैं जो क्या है, आधार है, ये जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं आपको प्रकृति का योगदान देखने को, प्रकृति से भी हमें काफी चीजें क्या है प्राप्त होती हैं, तो वो भी प्राथमिक क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए पशुपालन के रूप में मैंने आपको दिखाया है कि गायों को क्या है, चारा खिलाया जा रहा है और फिर उनसे हमें क्या है, काफी अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, दूध हमें उनसे मिलता है, फिर उनसे हम अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर आते हैं द्वितीय क्षेत्र पे। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब जो प्राथमिक क्षेत्र ने हम लोगों को दिया है उससे हम लोग क्या करते हैं, सामान विनिर्मित करते हैं। क्या करते हैं, विनिर्मित करते हैं। विनिर्मित का मतलब क्या होता है, बनाना। हम बनाते हैं, किसी सामान को बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गन्ना है, गन्ना आपको कहां मिलेगा, गन्ना आपको किसान के खेत में मिलेगा, पर उस गन्ने से, गन्ना क्या है, एक तरीके से कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है गन्ना, पर उससे फिर जो गुड़ है, शक्कर जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, खांड सरी, ऐसी जो चीजें हैं वो सारी कहां बनेगी, वो उद्योगों में बनेगी। वो उद्योगों में बनेगी, वो क्या करी गई है, विनिर्मित करी गई है। इंग्लिश में से मैन्युफैक्चर कहा जाता है, इंग्लिश में से मैन्युफैक्चर कहा जाता है। विनिर्मित करी गई, बनाई गई है। शक्कर गुड़ ये सीधे कोई पेड़ों पे नहीं लग रहे हैं, उनको बनाया गया है, विनिर्मित करा गया है। तो ये विनिर्मित करने वाला जो काम है ना, वो किस में आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जो प्राथमिक है, जो प्रकृति की सहायता, जैसे कि भाई गन्ने में तो आपको देखे सूरज की रोशनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब कुछ प्रकृति का तो योगदान है ही ना। अब पर उससे गुड़ और शक्कर बनाना कोई प्रकृति का योगदान नहीं, डायरेक्ट क्या है, मशीन में डालेंगे और मशीन से हम उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब उद्योगों में हम लोग भेज देंगे। उसी प्रकार जैसे आप देखिए टमाटो सॉस आप लोग खाते होंगे, तो टमाटो सॉस जो टमाटर है वो कहां पर है, वो किसान के खेत पर, जो सॉस जो बन करके आ रहा है वो आपके पास कहां से आ रहा है, वो फैक्ट्री से बन करके आ रहा है। आप टी शर्ट्स पहनते हैं कॉटन की, कपास की, तो कपास कहां से आ रहा है, जो रुई जिसे हम लोग कहते हैं, वो कपास या रुई कहां से आती है, वो किसान के खेत से आती है। पर ये जो टी शर्ट्स हैं, जो शर्ट्स हैं, ये कहां से बन रही है, फैक्ट्रियों में बन रही है। तो इस क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो काम है वो किसका, उद्योगों का काम है। मतलब किसका काम है, इंडस्ट्रीज का काम है। और आगे पूरा एक चैप्टर आएगा इंडस्ट्रीज के ऊपर, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं और ये कैसे कैसे काम करती हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, खनिज का मतलब जो माइंस का काम होता है, जो मिनरल्स है उनका, ये भी चैप्टर है अपने ज्योग्राफी में, उसमें पढ़ेंगे। ये एक माइंस की मैंने फोटो आपको दिखाई है। निर्माण कार्य, जो घर बनाना, कुछ भी निर्माण करने का काम है। जन उपयोगी सेवाएं, ये सेवाएं जैसे कि गैस और बिजली आदि, ठीक है, क्योंकि इनका उत्पादन करना पड़ता है। तो ये जो उत्पादन करना पड़ रहा है, ये उत्पादन क्या है, ये उत्पादन के कारण द्वितीय क्षेत्र में डाला गया है। बाकी जो सेवा है वो तो सबकी सब कहां पे जाएंगी, अपनी तृतीय क्षेत्र में ही जाएंगे। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए अब क्या हुआ कि जब जैसे गन्ना है, गन्ना प्राथमिक क्षेत्र ने दिया, आपके सामने एक वस्तु है, ठीक है, उसके बाद उस गन्ने से गुड़ या शक्कर बना के दिया द्वितीय क्षेत्र में, वो भी वस्तु है। पर तृतीय क्षेत्र बोल रहा है ना तो मैं वस्तु का उत्पादन करूंगा,
ये वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है, ये सेवा का उत्पादन कर रहा है, ये सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो तृतीय क्षेत्र को क्या है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा आते हैं, परिवहन आता है, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित है। देखिए अब कोई भी जैसे किसान है, किसान को अगर कभी पैसों की जरूरत पड़ गई तो वो किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। उसकी फसलें खराब हो गई, उनके लिए बीमा करा ले, बीमा कराने जाएगा। परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए परिवहन ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। संचार, व्यापार, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, तीनों एक दूसरे से क्या करे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, देखिए सबसे पहली बात तो आप अगर आप संचार नहीं कर पाएंगे, संचार मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। जैसे कम्युनिकेशन मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज का उत्पादन करते हैं, मैं कोई छोटा मोटा दुकानदार हूं, पहले मेरी आपसे बात होगी, हेलो, हाँ हेलो भैया, भैया मुझे ना एक काम करिए, आप 1000 टी-शर्ट्स भेज दीजिए, 1000 टी-शर्ट। पहले आपने बीच में क्या हुआ, संचार हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, वो चाहे कैसे भी हुआ हो, आमने सामने हुआ हो, फोन पे हुआ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी पे हुआ हो। तो सबसे पहले जो जरूरी है वो क्या है, संचार है। संचार होने के बाद बात हो गई कि 1000 टी-शर्ट्स भेजनी, कितनी भेजनी है, 1000 टी-शर्ट्स भेजनी है। ये 1000 टी-शर्ट्स कैसे भेजी जाएंगी, मालिक के वहां से लाएगा तो नहीं, वो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का मदद लेगा, तो इससे का मदद लिया, ठीक है। अब आपके और मेरे बीच में क्या हुआ, व्यापार का मतलब क्या है, लेन देन। आपने मुझे टी-शर्ट दी, मैंने आपको पैसा दिया, तो ये क्या हो गया, ये व्यापार हो गया। अब सोचिए संचार ही ना होता, अगर संचार ही ना होता तो फिर परिवहन की जरूरत ही क्या पड़ती तो व्यापार पॉसिबल ही नहीं था। मान लो कम्युनिकेशन हो गया पर परिवहन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो फिर कैसे व्यापार होता। तो ये तीनों क्या है, इंटरकनेक्टेड, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, ये सहायता प्रदान कर रही है, इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास के क्रम में भारत क्रमश समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको आगे वाली स्लाइड समझनी होगी। आपकी किताब में एक टेबल दी हुई है, ठीक है, उसमें वो डिस्कस कर रहा है 1901 की स्थिति, 1947 की स्थिति, ठीक है, और 2007 की स्थिति। यहां पे 3 स्थितियों की बात कर रहा है। 1901 के वर्ष में क्या स्थिति थी, 1947 में, और 2007 की स्थिति में क्या थी। तीनों क्षेत्रों का यहां पे नाम लिखा हुआ है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। यहां पे जो स्थिति की बात कर रहा है वो राष्ट्रीय आय में, जो पूरे भारत की जो टोटल इनकम है, उस इनकम में कौन कौन से क्षेत्र का कितना कितना योगदान था, उस योगदान की ये क्या है, चर्चा कर रहा है। तो सबसे पहले यहां पर 64% योगदान था, परंतु ये योगदान गिर करके 1947 में 59% हो गया, और उसके बाद ये कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 22% हो गया। या आपकी बुक में ही दी हुई है, मैंने राउंड फिगर करके आप लोगों को बताई है, ठीक है। 64% दिया हुआ है, 59% दिया हुआ है, और 22% दिया हुआ है। ये किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का है। फिर देखिए द्वितीय क्षेत्र में देखें तो 13% दिया हुआ है, उसके बाद 14%, और उसके बाद इसमें 2007 में कितना है, 22%, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखेंगे द्वितीय क्षेत्र में पहले 13% था, फिर 14% और फिर 22%, और फिर लास्ट इसमें आएंगे तो इसमें था 24%, 27% और 56%, ठीक है। थोड़ा वो टेबल में ऊपर नीचे हो तो आप लोग देख लीजिएगा, आपकी बुक में है, वैसे ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहां पर ये बात देखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों में राष्ट्रीय आय का योगदान है, ठीक है। पर यहां पे एक चीज आपको ये देखने को मिलेगी कि समय के साथ क्या हुआ है, तृतीय क्षेत्र ने ज्यादा राष्ट्रीय आय में योगदान दिया है, राष्ट्रीय आय में ज्यादा योगदान दिया है। द्वितीय क्षेत्र का वैसे तो योगदान बढ़ रहा ही है, 13%, फिर 14% और फिर 22%, पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता गया, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता गया। यहां से ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, ये बात यहां पे ये कहना चाहता है कि भारत आजादी के बाद योजनात्मक का मतलब क्या है, बिल्कुल योजना बनाकर, एक पॉलिसी के फॉर्म में, बिल्कुल एक नियम के अनुसार क्या है, वो विकास के क्रम पर भारत एक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, एक विकास की ओर, समृद्ध मतलब जो एक अमीर और एक विकसित देश होते हैं उनकी ओर बढ़ रहा है। ये बात इस टेबल से हमारी क्लियर होती है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। हमने अर्थव्यवस्था समझ लिया, ठीक है, और अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है ना, उसको हम लोगों ने समझ लिया। पर ये अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? अर्थव्यवस्थाएं जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था क्या कहा मैंने, एक सिस्टम है जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और वो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है जब उनका विभाजन करा तो उसमें 3 आए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र। पर ये जो अर्थव्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कितने प्रकार का है, ठीक है, ये सिस्टम कितने प्रकार का है भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करूं, हम हमारे देश में प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है, अमेरिका वाले राष्ट्रपति को चुनते हैं,
अमेरिका वाले राष्ट्रपति को चुनते हैं, सिस्टम है, दोनों सिस्टम है। हमारे देश में राष्ट्रपति सबसे बड़ा है, ब्रिटेन में महारानी सबसे बड़ी है, नाम मात्र दोनों ही है पर सिस्टम है। तो सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कितने प्रकार का है? अर्थव्यवस्था वाला जो धन की व्यवस्था है, ये कितने प्रकार के सिस्टम है तो वो जानते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में सबसे पहली जो है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की बात इसमें करी गई है। देखिए, पूंजीवादी, पूंजी का मतलब आप समझिएगा कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? पूरा पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होना चाहिए, पूंजी। ठीक है, पूंजीवादी है। तो यहां पे देखिए स्वामित्व बात करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब वह अर्थव्यवस्था, वह एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधनों का मतलब क्या होना कि भाई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जो पूरा बाजार है, जो पूरा मार्केट है, उस पे स्वामित्व का मतलब क्या है? किसका अधिकार होगा? निजी व्यक्तियों का अधिकार होगा, प्राइवेट वालों का अधिकार होगा। सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होगा, सरकार का कम से कम इंटरफेयर होगा। ज्यादा जो संभालेंगे वो कौन संभालेंगे? प्राइवेट वाले संभालेंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, वो लोग संभालेंगे। तो एक ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवादी, जैसे कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में होता है। यहां पे मैं आपको नक्शे में भी तीनों देशों की चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, ये आपको अमेरिका पता ही है, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये वाला जो भाग आपको देखने को मिल रहा है ये किसका है? जापान का है। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तीनों देश क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाते हैं। फिर दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। देखिए, अब समाजवाद में क्या है? जो भी कंट्रोल करेगी वो कौन करेगी? सरकार कंट्रोल करेगी। यहां पर मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह है, एक जमीन का टुकड़ा भी है वो कौन देगी? सरकार देगी। सबसे इंपॉर्टेंट, हर चीज सरकार के कंट्रोल में। और ये समाजवादी व्यवस्थाओं की वैसे एक निशानी यह है कि जो सरकार जो भी काम करती है ना, वो समाज कल्याण के लिए काम करती है। सरकार कभी भी लूटने के मकसद से काम नहीं करती है। ठीक है, ऐसा किताबों में पढ़ाया जाता है और आपको भी ऐसा ही पढ़ना है। ठीक है, समाज कल्याण के लिए काम करती है। जो पूंजीवाद, देखिए ये चीज आप देखिए, भारत में भी देखिए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर भी मुफ्त में देख देगा। बहुत से राज्यों में तो पर्चियाँ भी मुफ्त में है, दवाइयाँ भी मुफ्त है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, जाते ही 300 रुपये की तो पर्ची कटेगी सब। ठीक है, 300 की पर्ची, फिर 500 या 700 रुपये जो डॉक्टर है वो देखने का आपसे ले लेगा, 1000 रुपये ले लेगा। उसके बाद 2-2.5 हज़ार की जो दवाइयाँ हैं वो, मतलब जाने भी आपके 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो गए। तो वो तो उन्होंने अपना भला देखा है ना, देखो भाई मेरे पास पैसा आ जाए। पर यहाँ पे सरकार ने क्या देखा? समाज का कल्याण होना चाहिए, गरीब से गरीब को भी क्या मिले? सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था ही है। विगत वर्षों में मतलब क्या है? कुछ पिछले वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है। देखिए, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। भूमंडलीकरण या जिसे हम वैश्वीकरण भी कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स में अपना चैप्टर है, पूरा उसमें पढ़ेंगे। वैश्वीकरण का मतलब यह है कि पूरे विश्व का एक हो जाना। ठीक है, किसी भी देश का सामान हमारे देश में आ रहा है, हमारे देश के सामान किसी दूसरे देश में जा रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये भूमंडलीकरण है। उदारीकरण का मतलब क्या है? उदारीकरण का मतलब है उदार हो जाना। आप अपने देश में किसी भी देश की कंपनी को अलाउ करो कि आप आओ, उत्पादन करो, हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उसे कहते हैं उदारीकरण। तो ऐसी व्यवस्थाएं हुई, उसका समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो बदलने लगा है। ये जो फोटो लगाई है वो लगाई है कार्ल मार्क्स भैया की। कार्ल मार्क्स भैया मजदूरों के बहुत बड़े मसीहा हैं। कार्ल मार्क्स भैया को सोशलिस्ट के लिए बहुत फेमस है, समाजवादी जो व्यवस्था है उसके लिए बहुत फेमस है। ठीक है, और जैसे लास्ट यहाँ पे जो मैंने इमेज लगाई थी इस वाले पे, ये लगाई है कैपिटलिस्ट की, मतलब सबसे ऊपर जो टॉप पर है कैपिटलिज्म, पैसा है ना, पैसा सबसे ऊपर है और पैसे से नीचे सब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है उनके लिए क्या है? पैसा होता है। अब आते हैं, अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही है? तो इस बात को समझिए। देखिए, अब भी हम लोगों ने बात करी कि भारत 1947 में आजाद हुआ। जब आजाद हुआ ना, तो भारत के सामने ये 2 ही मॉडल थे, या तो आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना लो या आप समाजवादी अर्थव्यवस्था अपना लो। और उस समय में पूरी दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध किस किस के बीच में चल रहा था? अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में, जैसे कि जिसका आज हम रूस बोलते हैं वो मान लीजिए। अब अमेरिका तो जाता है पूंजीवादी की तरफ और सोवियत संघ जाता है समाजवादी की तरफ। ठीक है, तो ये तो भारत के सामने बहुत बड़ा चक्कर पड़ गया। दोनों बहुत बड़े शक्तिशाली देश थे। अगर अमेरिका की तरफ चले गए तो रूस वाले मार देंगे,
रूस की तरफ चले गए तो अमेरिका वाले मार देंगे। और चलो नहीं भी मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम हमारी आत्मनिर्भर पॉलिसी अपना सकते हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिसी हम अपना सकते हैं, पर अपनाए तो अपनाए क्या, कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए? जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो चलो पहले सोचा गया कि चलो पूंजीवादी अपनाते हैं। एक बार मैं आपको उदाहरण के साथ समझा दूं, पूंजीवादी अपनाते हैं, पर जब भारत आजाद हुआ तो भारत का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य आर्थिक विकास नहीं था, सामाजिक विकास भी था। अब उस समय यह बात उठी कि अगर पूंजीवादी व्यवस्था अपना ली गई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना ली गई, जिसमें क्या होगा, सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा? निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा। निजी व्यक्तियों का मतलब यहां पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके हाथ में होगा, और सारे उद्योग, सारा काम धंधा, रोजगार, सब कुछ किसके हाथ में आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वाले लोगों के हाथ में, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो प्राइवेट में जो लोग हैं तो बहुत बड़े बड़े अमीर अमीर लोग हैं, और 1947 की अगर स्थिति देखूं तो यहां पर आपको ज्यादा कौन देखने को मिलेंगे? जो अपर कास्ट के लोग हैं, हायर कास्ट के लोग हैं, वो लोग देखने को मिलेंगे। अब अगर इनके पास सारा सिस्टम फिर से आ गया तो फिर लोअर कास्ट जो निम्न जाति के लोग हैं उनका क्या होगा? क्योंकि अमीर तो वही है उस समय, तो आज तो फिर भी आपको सभी जातियों में देखने को मिलते हैं, तो बोले उस समय तो वही है, तो ये तो वापस से वो दलितों पर, पिछड़ों पर फिर से शोषण होगा, कोई मतलब ही नहीं रहा। इसी प्रकार से ज्यादातर जो है वो तो कौन है? मेल है, पुरुष हैं, तो महिलाओं का क्या होगा? ये पुरुष प्रधान समाज तो महिलाओं को जीने ही नहीं देगा, उन्हें रोजगार ही नहीं देगा, उन्हें उद्योग ही नहीं खोलने देगा, तो ये तो चिंता का विषय था। तो फिर ये सोचा, बोले यार अगर पूंजीवादी हमने अपना लिया तो जो हमारा सामाजिक मुद्दा है ना वो तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा। तो बोले फिर समाजवाद की तरफ चले जाए। बोले ऑप्शन क्या है? बच्चा ही समाजवाद है, तो लॉक कर दो समाजवाद को। तो क्या कर दो? समाजवाद को लॉक कर दो, समाजवाद को लॉक कर दो। समाजवाद को लॉक कैसे करते हैं? यही बात जब सुनी किसने? बिजनेसमैन ने, इंडस्ट्री, उद्योगपतियों ने ये बात सुनी कि यार भारत सरकार तो बोल रही समाजवाद अपनाएंगे, समाजवाद अपनाओगे तो फिर बोला हमारा क्या होगा? सब कुछ ही सरकार करेगी, सारी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां, सब कुछ सरकार ही चलाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। और दूसरी बात यह भी है कि जब सब कुछ सरकार चलाएगी, जैसे मान लो अगर मुझ में टैलेंट है, मैं किसी चीज का उद्योग लगाना चाहता हूं, तो मैं तो नहीं लगा सकता, मैं तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकता। तो सरकार ने बोला यार बात तो इनकी भी सही है, तो समाजवाद भी हम पूरी तरीके से समाजवाद के साथ भी नहीं जा सकते। अगर यहां पर हम पूंजीवाद के साथ चले गए तो हमारा सामाजिक विकास का जो लक्ष्य है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो इनको चाहेंगे नहीं, बिल्कुल ही इनको बराबर में आने नहीं देंगे। और अगर समाजवाद की तरफ से पूर्ण रूप से चले गए तो जो टैलेंट बाहर निकल के आना चाहिए लोगों का, वो दब जाएगा। तो बात गलत है। तो बोले करे कि तो करे क्या फिर? तो बोले करना क्या है, हम बीच का रास्ता निकालते हैं, और बीच का रास्ते के लिए हमने क्या कर दी? मिश्रित अर्थव्यवस्था बना दी। क्या करा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बोले इसमें क्या करेंगे? बोले इसमें ये लोग भी काम करेंगे, प्राइवेट वाले भी काम करेंगे और सरकार भी काम करेगी, दोनों काम करेंगे, दोनों को मिलजुल करके काम करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है यहाँ पे, जिसको खुद को अपना बिजनेस लगाना वो लगाए, और सरकार भी अपना काम चलाएगी, सरकार भी लोगों को रोजगार देगी, सरकार भी अपने उद्योग लगाएगी। बोले ये आइडिया बढ़िया है। ये क्या है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। और इसी के साथ हमारा क्या हुआ है? सामाजिक और आर्थिक विकास हमारा पॉसिबल देखने को मिला। सामाजिक और आर्थिक विकास हमें यहां पे देखने को, ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक जो हमारा विकास है, ये बात हम लोगों के यहाँ पे क्या हो जाती है? बिल्कुल और बिल्कुल 100% तरीके से क्लियर हो जाती है। और एक पॉइंट यहाँ पर यह भी रहता है कि ना तो अब हम पूंजीवादी की तरफ गए, पूंजीवादी की तरफ चले जाते हैं तो ये लगता है कि हम अमेरिका की तरफ झुक गए, वो बात भी नहीं है। समाजवाद की तरफ भी नहीं गए तो बोले रूस की तरफ भी नहीं झुके, तो ये भी है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे बेहतरीन जो बात है वो ये है कि जो पूंजीवादी के जो अच्छे पॉइंट्स थे ना, हमने इसमें डाल दिए, बेकार पॉइंट्स को निकाल दिया। समाजवाद के जो अच्छे पॉइंट्स थे वो इसमें रख लिए, बेकार पॉइंट्स को निकाल दिया। मतलब ये बात भारत की कहनी पड़ेगी, भारत ने हमेशा अच्छाइयों को, कहीं भी अपना सिस्टम तैयार करा है भारत ने किसी को नहीं उठा करके रखा है भाई वो अपना रहा तो हम भी वो अपना ले, नहीं। अगर पूंजीवादी की जो बातें अच्छी है वो अपनाओ, जो बेकार है हटाओ, समाजवाद की जो अच्छी है वो अपनाओ, जो बेकार है वो हटाओ, तो उससे क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाएगी। पर अब एक बात आपको और ध्यान देनी है, ध्यान ये बात देनी है कि 1991 में 1991 में भारत में एक पॉलिसी आती है एलपीजी की, ठीक है, एलपीजी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लिबरलाइजेशन, एल फॉर लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब होता है उदारीकरण। जो शब्द अभी आपने पीछे पढ़ा था ना, वही उदारीकरण। पी प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और जी ग्लोबलाइजेशन की वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण आप कह सकते हैं। ये पॉलिसी भारत में आई।
अब इस पॉलिसी का मतलब क्या सर? इसमें सरकार ने ये बोला 1991 से पहले तक भारत की ये स्थिति थी, भारत किसी भी बाहर की कंपनी को अपने यहां उत्पादन नहीं करने देता था, ज्यादा बाहर का सामान नहीं मंगवा रहा था। क्यों नहीं मंगवा रहा था? क्योंकि जो देश के जो लघु उद्योग है, जो छोटे छोटे उद्योग है, वो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बाहर के अगर उद्योग आ गए, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मशीनें लगा देंगे, तो जो छोटे उद्योग वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर हमारी तो अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं करना, तो इसलिए बचा करके रखा। पर 1990 तक आते आते क्या हुआ, भारत की स्थिति बहुत बुरी हो गई। भारत के पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि वो जिनसे कर्जा ले रखा वो कर्जा लौटा सके। तो इसलिए जरूरत क्या थी कि हम भारत की कंपनी को बुलाए, यहाँ पर आके निवेश करें, उत्पादन करें और उत्पादन में हमें प्रॉफिट दे और हम उनसे अपना काम चलाए। इसीलिए तो कहा गया कि भूमंडलीकरण के बाद क्या हुआ है कि जो समाजवाद है उसका थोड़ा सा स्वरूप बदलने लगा है। सरकारें काम संभाल रही हैं, सरकारें हस्तक्षेप कर रही हैं, सरकार सामाजिक कल्याण का काम कर रही है, परंतु अब जो झुकाव है वो किधर चला गया है? थोड़ा सा निजीकरण की तरफ चला गया है, उदारीकरण की तरफ चला गया है। तो यहां पर आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि 1947 से लेकर करके 1991 तक का जो दौर है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाता है, पर जो झुकाव है, झुकाव रहता है ना इंसान, तो वो झुकाव किधर है? वो समाजवाद की तरफ, वो समाजवाद की तरफ। पर 1991 के बाद की अगर आप बात करेंगे, 1991 के बाद लेकर आज तक भी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर अब झुकाव किधर है? पूंजीवाद की तरफ। ये समय की मांग भी है, वैसे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पूंजीवाद की तरफ। एक हमारा कारण ये भी था 1991 में क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो जाता है, वो टूट जाता है राज्यों में। मतलब हाँ, एक तरीके से कह सकता है अमेरिका जीत गया। अब अमेरिका पूंजीवादी है, तो हमने भी सोचा पतली गली से निकल लेते हैं और नई पॉलिसी लगा करके दिखा देते हैं, देखो हम तो पूंजीवादी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था है? हमारी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारे देश की है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों का मिश्रण है, ये बात मैंने आपको समझाई। यहां पे उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर स्वामित्व सरकार का भी होता है और निजी व्यक्तियों का भी होता है। जैसे आपने देखिए, आपको हॉस्पिटल प्राइवेट भी मिलेगा, सरकारी भी मिलेगा, स्कूल प्राइवेट भी मिलेगा, सरकारी भी मिलेगा, टीचर सरकारी भी मिलेगा, प्राइवेट भी मिलेगा, हर में आपको चॉइस है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। इट इज अ मिडवे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, बीच का रास्ता है। ना तो हम बिल्कुल पूंजीवाद की तरफ भी नहीं गए, हम समाजवाद की तरफ भी नहीं गए, हमने बीच का रास्ता निकाला। जो दोनों की इच्छाएं थी वो इच्छाएं हम लोगों ने रखी और बुराइयां क्या है वही छोड़ दी। और इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी अब इसकी जो वीडियोस हैं, इसके आगे के लेक्चर्स हैं, वो जल्द से जल्द आप लोगों तक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।